नमस्कार साथियों। हमने पिछले व्याख्यान में निराला जी की एक प्रसिद्ध लंबी कविता कुकुरमुत्ता की मूल संवेदना पर चर्चा प्रारंभ की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि निराला जी ने इस कविता में स्वार्थी वर्ग के स्वभाव का भी चित्रण किया है कि जो स्वार्थी व्यक्ति हैं वे किस तरह से अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर जो छोटी जाति का व्यक्ति है या श्रमिक वर्ग है उसको किस तरह से उपेक्षित कर देता है, उस पर डाला है कि हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रखकर वो पीछे को भगा। औरत की जानिब मैदान ये छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर। शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। तो समाज में दो वर्ग बन गए हैं, एक साधारण वर्ग और एक अभिजात्य वर्ग, असाधारण, जिसमें बादशाह राजा अमीर आते हैं। तो गुलाब जो है वो असाधारणों का प्रिय है, शाहों राजों अमीरों का प्रिय है। और साधारण से साधारण सामान्य फूलों से फलों से वे अपने आप को भिन्न समझता है। और यही स्वार्थी पूंजीवाद के पोषक समाज के जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी स्वार्थपरता पर निराला व्यंग्य करते हैं कि वरना क्या तेरी हस्ती है, कि अगर श्रमिक वर्ग श्रम ना करे, अगर किसान खेतों में बीज ना लगाए, मेहनत ना करे, तो तुम्हारी पूंजी कहाँ से इकट्ठी होगी। वरना क्या तेरी हस्ती है, पोच तू, कांटों ही से भरा है ये सोच तू। कि गुलाब जो है वो कांटों से भरा हुआ है। इसी तरह से जो पूंजीपति वर्ग है उनका स्वभाव भी कैसा है, कटु स्वभाव है, कांटों की तरह चुभने वाला है। तो जो भी सामान्य व्यक्ति उनके पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे उनकी सहायता तो नहीं करते, उनका व्यवहार कैसा होता है, कांटों से युक्त। तो ऐसे पूंजीवाद के स्वार्थपरता पर निराला व्यंग्य करते हैं। सुविधा भोगी वर्ग पर भी निराला ने इस कविता पर व्यंग्य की है कि जो सुविधा भोगी वर्ग है, जो ऐशो आराम का जीवन जीना चाहता है, वह वास्तव में श्रमिक वर्ग की पीड़ा को समझता ही नहीं है। चाहिए तुझको सदा मेहरून निसा, मेहरून निसा जहांगीर की पत्नी का नाम था। और गुलाब को जो है उसका भी चाहिए क्या, सौंदर्य से युक्त है और सुंदर स्त्रियों की ही चाह रहती है, जो उसका इत्र निकाले अपने शरीर पर लगाए, क्योंकि गुलाब का इत्र बनता है, उसका परफ्यूम बनता है और वो स्त्रियां बड़े चाव से लगाती हैं। तो चाहिए तुझको सदा मेहरून निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा। तो पूरी तरह सुविधा भोगी वर्ग पर व्यंग्य करवाते हैं निराला कुकुरमुत्ता के माध्यम से। कुकुरमुत्ता जो एक श्रमजीवी, एक सामान्य व्यक्ति का प्रतीक है, और दूसरी ओर गुलाब सुविधा भोगी, पूंजीपति, विलासिता प्रिय, अभिजात्य वर्ग का प्रतीक है। तो सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति किस प्रकार से शोषण से जब वो संत्रस्त हो जाता है तो उसके भीतर विद्रोह चेतना जागृत होती है, और ये विद्रोह का भाव कुकुरमुत्ता के माध्यम से निराला प्रस्तुत करते हैं। अब जो साधारण व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वह भी किसी से कम नहीं है। उसके भीतर कहीं हीन भावना नहीं है, उसके भीतर स्वावलंबी होने का एक गर्व है, उसका अपना एक स्वाभिमान है। तो कुकुरमुत्ता इस बात को अपनी उपयोगिता बताते हुए कहता है कि कुकुरमुत्ता कैसे होते हैं, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पहाड़ी पर गंदगी में कहीं पर भी कुकुरमुत्ता तो अपने आप उगते हैं, उनको उगाया नहीं जाता। इसी तरह जो सामान्य व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जो श्रमजीवी व्यक्ति है, वो स्वयंभू है। और वो कौन है, स्वावलंबी है। वो किसी के आश्रित नहीं है, किसी से भीख नहीं मांग रहा है, वे स्वावलंबी है, गर्व से युक्त है। तो निराला ने इस कविता के माध्यम से, कुकुरमुत्ता के माध्यम से जो शोषित वर्ग है उसके स्वाभिमान को प्रस्तुत किया है। कुकुरमुत्ता गुलाब से जब संवाद करता है,
एक और वो गुलाब की उपेक्षा करता है, उसे कहता है कि तूने खून चूसा खाद का, अशिष्ट कह करके उसे संबोधित करता है, अबे कह करके उसे संबोधित करता है। और वहीं दूसरी ओर अपने विषय में जब वे बताता है तो स्वयं के लिए कहता है देख मुझको, मैं बड़ा, कि मुझे देख मैं तुमसे बड़ा हूँ, 1.5 बालिश्त और ऊंचे चढ़ा और अपने से उगामे, कि मुझे उगाने के लिए किसी और को श्रम नहीं करना पड़ा, मैं स्वयंभू हूँ, मैं अपने आप उगाया हूँ। स्वयंभू परमात्मा प्रभु के लिए कहा जाता है और कुकुरमुत्ता भी अपने आप उगा जाता है। इसीलिए कविता के अंत में बिल्कुल अंतिम पंक्ति यही होती है कि कुकुरमुत्ता जो है उगाए से नहीं उगता, वे अपने आप उगाता है। तो मैं अपने से उगा मैं। और फिर कहता है बिना दाने के चुगा में, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तो किसी श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। कुकुरमुत्ता साधारण व्यक्ति स्वार्थ रहित है, वे अपने श्रम पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वे स्वावलंबी है। जबकि गुलाब जो पूंजीपति है वे स्वावलंबी नहीं है, वे दूसरों के श्रम पर आश्रित है। तो मैं तो बिना दाने के, गुलाब के लिए क्या कहा था, उसे माली जो है वो सींचता है, पानी देता है, खाद देता है, जबकि कुकुरमुत्ता को कोई पानी, कोई खाद, कोई देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, कोई उसकी कलम नहीं लगाई जाती। कुकुरमुत्ता स्वयं को श्रेष्ठ बताता है और गुलाब को तुच्छ मानता है। तो वास्तव में निराला के द्वारा कुकुरमुत्ता की श्रेष्ठता और गुलाब की तुच्छता को चित्रित करने के पीछे एक संकेत है, एक व्यंग्य है। विदेशी की अपेक्षा देशी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे समय कैसा था, विदेशी का बहिष्कार किया जा रहा था। 1941 की कविता है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जहाँ राजनीति के स्तर पर स्वदेशी का स्वीकृति और विदेशी के बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो निराला भी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से विदेशी की अपेक्षा देशी को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। वहाँ वे क्या कहते हैं, तू है नकली, मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा, मैं हूँ कौलिक, तू रंगा और मैं धुला। विदेशी वस्तुएं कैसी हैं, वे नकली हैं, कृत्रिम हैं, और जो देशी है वे मौलिक है। तू है बकरा, मैं कौलिक बोलते हैं बकरे की बलि देने वाला व्यक्ति, बकरे को काट देने वाला व्यक्ति। तू रंगा हुआ है, बाहर से देखने में सुंदर है। तो बाहर विदेशी वस्तुएं, विदेशी लेखन साहित्य पर भी व्यंग्य है कि वे उसकी साज सज्जा बाहरी सुंदरता है और भीतर से वे सौंदर्य से युक्त नहीं है। और मैं धुला, मैं भीतर से स्वच्छ हूँ, भीतर से धुला हुआ हूँ। तो इस तरह से विदेशी की अपेक्षा देशी की श्रेष्ठता निराला इस कविता के माध्यम से करते हैं। और पूंजीपति वर्ग की तुच्छता को भी चित्रित करते हैं साधारण व्यक्ति के समक्ष। जो सामान्य व्यक्ति है वे अपने श्रम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, जबकि पूंजीपति अपनी पूंजी का संकलन किससे कर रहा है, श्रमिक व्यक्तियों के श्रम के माध्यम से। तो पूंजीपति तुच्छ है, तो उसकी तुच्छता को कैसे निराला बताते हैं, पानी में तू बुलबुला, बुलबुला क्षणिक है जिसमें बाहरी सौंदर्य है, बना किससे है, पानी से ही बना है और पानी में ही वो मिट जाएगा। तो साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति पानी है और जो पूंजीपति है उसके लिए बुलबुला का। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभारा। कि पूंजीपति जो है वो से केवल स्वार्थ है, अपने स्वार्थ को देखता है और वे दुनिया को बनाने में उसका योगदान नहीं है, अपितु बिगाड़ने में है। और मैंने गिरते से उभारा। तो श्रमिक तो अपने श्रम से समाज का कल्याण कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, तो इसलिए मैंने गिरते से उभारा। तो कुकुरमुत्ता के माध्यम से निराला सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान की भी अभिव्यक्ति करते हैं। वहाँ कुकुरमुत्ता फिर अपनी उपयोगिता बताता है, जहाँ एक और गुलाब के अभिजात्य को वो तिरस्कृत करता है और वहीं अपनी उपयोगिता भी बताता है।
जहाँ कहीं एक और कुकुरमुत्ता का बड़बोलापन भी लगता है, परंतु वहीं साथ ही ये भी पता चलता है कि जो श्रमजीवी वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसकी उपयोगिता अधिक है। कुकुरमुत्ता कहता है कि मैं जो हूँ वो चीन का छाता भी मैं ही हूँ। चीन में जो छाता बनाया गया, आप कुकुरमुत्ता की आकृति देखें, एक छत्र के समान होती है। तो वो कहता है कि मैं छाते के रूप में भी हूँ, राम का धनुष भी मैं हूँ, विष्णु का सुदर्शन चक्र भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से अनेक रूपों में वे स्वयं को चित्रित करता है, अपनी उपयोगिता बताता है कि दो कुकुरमुत्ता को जोड़ दिया जाए तो मैं शिव का डबरू भी बन जाता हूँ। तो महानगर से लेकर विश्व बंधुत्व तक कुकुरमुत्ता जो है वो अपनी उपयोगिता बताता है। तो कुकुरमुत्ता तो एक माध्यम है, तो उसके माध्यम से जो सर्वहारा वर्ग का आत्मसम्मान है वे अभिव्यक्त हुआ है। वहाँ वो कहता है कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन, जैसे फ्रायड और लीटन, फेलसी और फलसफा, जरूरत और हो रफा। कॉस्मोपॉलिटन से अभिप्राय विश्व बंधुत्व की भावना से है और मेट्रोपॉलिटन से महानगरीय सभ्यता से। फ्रायड, लीटन ये उस समय के जो बड़े लेखक थे, कवि थे। फ्रायड के मनोविज्ञान से ही प्रयोगवादी प्रभावित हुए थे, लीटन से प्रभावित थे। फेलसी होता है जो फैंटेसी है, जो कल्पना है, और फलसफा दर्शन से जुड़े हो, ज़रूरत और हो रफा। तो इस तरह से सब क्षेत्रों में, सभी स्थानों पर कुकुरमुत्ता उपयोगिता को बताते हैं। सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में लेनिनग्राद, तो जो लेनिनग्राद है वो राजधानियों में जैसे श्रेष्ठ है। सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंठ जैसे खुशनसीब। मित्रों, यहाँ एक भाषा को देखिए, निराला किस तरह से अनेक भाषाओं का मिश्रण करते चले जा रहे हैं। रकीब, खुश नसीब, उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। कैपिटल, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठेठ देशज शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो निराला के शब्द भंडार का, उनके शब्द चयन का जो गुण है वह भी इस कविता में दिखाई देता है। घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा। तो इस तरह से कुकुरमुत्ता जो है वो सर पर चढ़ करके रहता है, छाता जो है वो सर पर रहता है, तो तू नहीं मैं ही बड़ा। इस तरह से जो श्रमजीवी वर्ग है, जो सामान्य साधारण व्यक्ति है, वे ही श्रेष्ठ है, वे ही बड़ा है। जो दूसरों के श्रम से, दूसरों की मेहनत से अपने आप का, अपना अस्तित्व समझ रहा है, वह बड़ा नहीं है। फिर निराला ने इस रचना में प्रगतिवादी और प्रयोगवादी लेखकों पर भी तीखा व्यंग्य किया है। निराला प्रारंभ से ही एक विद्रोही चेतना से युक्त रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने रूढ़ परंपराएं देखी, जड़ता को देखा, उसका विरोध किया। चाहे वे समाज के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर जो जड़ता थी उसके विरुद्ध वे आवाज़ उठाते हैं। प्रगतिवादी लेखक कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित रचना कर रहे थे, परंतु वे कार्ल मार्क्स की विचारधारा को उचित ठीक समझ के ना समझ करके एक उसमें भी जड़ता आ गई थी। तो उसका घर बैठ करके श्रमजीवी वर्ग की श्रम को ना समझना, उनकी पीड़ा को ना समझते हुए ड्राइंग रूम में बैठकर कविता करना, तो उसमें एक कृत्रिमता थी जिस पर तीखा व्यंग्य निराला करते हैं। ऐसे ही जो प्रयोगवादी लेखक थे, पश्चिमी लेखकों से प्रभावित थे, फ्रायड के काम मनोविज्ञान से प्रभावित थे, इलियट से प्रभावित थे, और उनकी रचनाओं को केंद्र में रखते हुए, विदेशी साहित्य को ध्यान में रखते हुए साहित्य रचना कर रहे थे, जिससे मौलिकता का अभाव हो रहा था। तो इन दोनों पर वे तीखा व्यंग्य करते हुए कहते हैं, कहीं का रोड़ा कहीं का लिया पत्थर, टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा, लिख दिया जहां सारा। तो एक और लेखकों पर व्यंग्य कर रहे हैं जिनके पास प्रतिभा का अभाव है, जो इधर उधर से सामग्री इकट्ठी करके और रचना कर रहे हैं,
और दूसरी ओर पाठकों में भी सहृदयता का अभाव हो रहा है। पाठक भी चाटुकारिता में लग गए हैं और उस साहित्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो पाठकों के लिए भी कहते हैं वो भी क्या बोल रहे हैं, लिख दिया जहाँ सारा। तो दोनों पर ही तीखा व्यंग्य निराला प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से पश्चिमी साहित्य का अंधानुकरण करने वाले कवियों पर भी व्यंग्य करते हैं, क्योंकि निराला मौलिक कविता करते रहे। चाहे हम उनकी राम की शक्ति पूजा देखते हैं, तुलसीदास देखते हैं, जूही की कली रचना देखते हैं, प्रकृति सौंदर्य को लेकर के संध्या सुंदरी की रचना की उन्होंने। और वहीं जो प्रयोगवादी कवि, प्रगतिवादी कवि, वे पश्चिम साहित्य का अनुकरण कर रहे थे और उसको देखते हुए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश भिन्न है पश्चिमी सभ्यता से। तो केवल पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए, टी.एस. इलियट का अनुकरण करते हुए, फ्रायड को देखते हुए कविता करना, तो उन पर वे व्यंग्य करते हैं। चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भुक्खड़ फॉलोअर, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक पोएट। प्रसंग वो गोली और बाहर का कर रहे थे। गोली एक सामान्य स्त्री है, मालिन की बेटी है, और वे क्योंकि कुकुरमुत्ता की तारीफ कर रही है, कुकुरमुत्ता का कबाब खिलाने के लिए ले जा रही है, तो आगे चल रही है गर्व से। तो कैसे चल रही है? जैसे डिक्टेटर। और बाहर उसके पीछे कैसे चल रही है? बाहर कौन है? अभिजात्य वर्ग, नवाब की बेटी है। ऐसे चल रही है जैसे भुक्खड़ फॉलोअर, कोई भूखा फॉलोअर होता है, अनुकरण करने वाला। उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, टेरियर उनके नवाब के कुत्ते का नाम था, और दुम हिलाता हो टेरियर। देखिए कितना व्यंग्य, तीखा व्यंग्य एकदम। आधुनिक पोएट, जो आधुनिक कवि पश्चिमी साहित्य का अनुकरण कर रहे थे और अपनी प्रतिभा, अपने परिवेश को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी परिवेश को अनुकरण कर रहे थे, उन पर तीखा व्यंग्य करते हैं। और एक और निराला ने सामाजिक चेतना प्रस्तुत की है, और वहीं दूसरी और एक और जहाँ वो विधवा कविता की रचना करते हैं, वे तोड़ती पत्थर कविता की रचना करते हैं, दीन कविता की रचना करते हैं। और वहीं जिसमें वर्ग वैषम्य है, जिसमें जातिगत वैषम्य है, और निराला समाज में व्याप्त धर्म, जाति, वर्ग, अर्थ पर आधारित जो वैषम्य है, विसंगतियां हैं, उनके विरुद्ध तीखा आक्रोश भी प्रकट करते हैं। तोड़ती पत्थर में भी क्या दिखाया था? वो स्त्री जेठ की दोपहरी में इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है, कहाँ? सब बीच सड़क में बैठे हुए, और सामने क्या है? तरु मालिकाएं हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, जिनके अंदर सुविधा भोगी वर्ग आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है। और वे अट्टालिकाएं बनाई किसने हैं? उस श्रमजीवी वर्ग ने। तो निराला समाज में इस वैषम्य पर, जो धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, वर्ग के आधार पर है, उस पर व्यंग्य करते हैं। इस कुकुरमुत्ता कविता में भी बाग के बाहर खड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। पहले पूर्वार्ध में वे बाग की प्रशंसा करते हैं, बाग के सौंदर्य का, नवाब की विलासिता का चित्रण करते हैं। बाग में आराम के लिए एक आराम गाह तक बना दिया गया, विदेशों से पौधे ला करके वहाँ पर लगाए गए हैं। और बाग के बाहर दूसरी ओर क्या था? खड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े, पूरे बने भी नहीं हुए थे, आधे गड़े सब। जगह गंदी, रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिल बिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियाँ। ये विकृत यथार्थवाद है। एक और पूरा विलासिता का साम्राज्य है, और वो विलासिता का साम्राज्य भी किस पर खड़ा हुआ है? श्रमिकों के श्रम पर। और दूसरी ओर समाज की कैसी स्थिति है, कैसा वातावरण है? जगह जगह पानी, सड़ता हुआ पानी है मोरियों में, और ज़िंदगी कैसे बीत रही है? बिल बिलाते हुए कीड़ों की तरह, हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। तो इस तरह से सामाजिक वैषम्य के ऊपर
व्यंग्य निराला प्रस्तुत करते हैं। और फिर क्या है कि ऐसी जगह पर कौन रह रहे हैं? उन बागों की देखभाल करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले माली हैं, वहाँ वो जो वहाँ पर रहते हैं, और जो खादिम हैं, नवाब के जो सेवादार हैं, वो सब उस स्थान पर रहते हैं और रहने के लिए विवश हैं, उनके पास और कुछ नहीं। और एक और वे निराला वर्ग वैषम्य को चित्रित करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य और वर्ग मैत्री का आदर्श भी प्रस्तावित करते हैं कि समाज में ये वैषम्य कैसे दूर होगा जब वर्ग मैत्री होगी। और ये वर्ग मैत्री के लिए किसका आदर्श रख रहे हैं? गोली और बहार की मैत्री का। गोली जो मालिन की बेटी है और बहार जो नवाब की बेटी है, और दोनों किस तरह से रहती हैं? धूप और छाया की तरह। तो समाज में इस तरह से निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच संघर्ष के स्थान पर जब सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, जब वर्ग मैत्री स्थापित हो जाएगी, तो समाज निश्चय ही प्रगति करेगा, और समाज की प्रगति से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। तो इसीलिए निराला ने क्या कहा? एक दिन हंसकर बहार वह बोली, चलो बाग घूम आए हम गोली। अब दोनों चली जैसे धूप और छां, गोली के गले पड़ी बहार की बाह। ये केवल एक प्रसंग नहीं है, इस प्रसंग के माध्यम से निराला वर्ग मैत्री का, वर्ग सामंजस्य का एक संदेश दे रहे हैं। गोली और बहार धूप और छाया की तरह है, जिनमें कोई ऊंच नीच का, धर्मगत जातिगत भेदभाव जिनके मन में नहीं है। तो जब इस तरह से दोनों वर्ग साथ साथ चलेंगे तो तभी देश का कल्याण संभव है। और इस तरह से ये कविता प्रगतिवादी सिद्धांतों की जड़ता का विरोध करती है। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लेकर के आता है, परंतु धीरे धीरे प्रगतिवादी जो कविता है वो जड़ता तक पहुंच जाती है। निराला ने कभी प्रगतिवाद का विरोध नहीं किया। उन्होंने प्रगतिवादी कविता में जो जड़ता आ गई थी उसका विरोध किया है। और निराला सदैव जड़ता के विरुद्ध रहे हैं, चाहे वे धार्मिक संस्कारों के विरुद्ध जड़ता थी या समाज में फैली कुरीतियों के कारण जड़ता थी। सरोज स्मृति में भी वे इस जड़ता का विरोध करते हैं। कान्य कुब्ज ब्राह्मणों के स्थान पर एक सामान्य व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह कराते हैं। तो जहाँ भी परंपराएं जड़ हो गई हैं, रूढ़ हो गई हैं, और जो समाज की प्रगति में बाधक बन रही हैं, निराला उसका विरोध करते हैं। और इसीलिए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना रचना की, उन्होंने निराला को पहले प्रगतिवादी चेतना से युक्त माना, पर कुकुरमुत्ता को उसकी मूल संवेदना को जब समझा तो उन्होंने भी अपने मत को बदला। और फिर वे क्या कहते हैं? गुलाब को वैभव और रूप गंध का प्रतीक मानकर कुकुरमुत्ता जब उसे गाली देना शुरू करता है, तब वे वास्तव में कुतर्क करता है कि सफाई से गंदगी श्रेष्ठ है। फिर आगे चल कर के वे कहते हैं कि कुछ प्रगतिवादी आलोचकों ने उसे सर्वहारा वर्ग का प्रतीक मान करके उसका काफ़ी वंदन अभिनंदन किया है। पर कुकुरमुत्ता की तर्क योजना जिस वर्ग दृष्टि का परिचय देती है, वे प्रोलिटेरिएट नहीं, लुम्पेन प्रोलिटेरिएट वर्ग दृष्टि है। प्रोलिटेरिएट है सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, पर लुम्पेन प्रोलिटेरिएट जो है वो सर्वहारा वर्ग नहीं, वो वे व्यक्ति है जो अपने मार्ग से भटका हुआ है, टटपुंजिये कहलाते हैं, आवारा किस्म के। तो जो कुकुरमुत्ता है वो उस वर्ग दृष्टि को लेकर के प्रस्तुत हुआ है। तो शहर के आवारा टटपुंजियों का दृष्टिकोण जो क्रांतिकारी संगठन और संघर्ष का रास्ता छोड़ करके अराजकतावादी नीति अपनाता है, तो कुकुरमुत्ता उसका प्रतीक है। इसी तरह से डॉक्टर नंदकिशोर नवल ने भी कुकुरमुत्ता की समीक्षा करते हुए कहा कि निराला काव्य के दूसरे चरण की
सबसे बड़ी विशेषता उसका यथार्थवाद है। कुकुरमुत्ता, अणिमा और नए पत्ते की कविताओं में हास्य के तत्व देखे गए हैं, लेकिन वे शुद्ध हास्य के तत्व नहीं, क्योंकि उनके भीतर निराला की सामाजिक यथार्थवाद का गहरा बोध छुपा हुआ है। कुकुरमुत्ता उनकी ऐसी कविता है जिसमें व्यंग्य की धार दोहरी है। उसमें एक तरफ से पूंजीपति वर्ग पर व्यंग्य करते हैं और दूसरी तरफ संकीर्णतावादी प्रगतिशील दृष्टि पर। इसी तरह से दूधनाथ सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, उन्होंने भी निराला की इस कुकुरमुत्ता को प्रयोगात्मक और व्यंग्यात्मक रचनाओं का अगला सफल पड़ाव बताया है। निराला स्वयं इस कविता को भाव, भाषा, विचार सभी दृष्टियों से आज की सबसे सुंदर कविता मानते हैं। अब हम बात करें उनके भाषा शिल्प पर, तो कुकुरमुत्ता विषय वस्तु, शिल्प संगठन, भाषिक संरचना सभी दृष्टियों से एक सर्वथा विद्रोही, आधुनिक और महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें छायावादी भाषा एवं शब्दावली का निषेध किया गया है। उदात्तता के स्थान पर सामान्य बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग है, जो एक विरल, नवीन भाषिक और शैल्पिक प्रयोग है। और निराला ने शब्द चयन, एक एक शब्द का बड़ा सुंदर चित्रित किया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा शैली का प्रयोग किया है। चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भुक्खड़ फॉलोअर, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक। देखिए, डिक्टेटर, फॉलोअर, टेरियर, आधुनिक पोएट अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, फ्रायड और लीटन, फेलसी और फलसफा, ज़रूरत और हो रफा। तो खुश नसीब शब्द या कैपिटल शब्द, खुश नसीब रकीब, ये उन्होंने फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। तो विषय के अनुसार वे विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते चले जाते हैं। बाड़ी, चमन, खुशनुमा, आरामगाह, रोबोदाब, खुशबू, बालिश्त, लजीज, तहजीब फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वहीं जाड़ा, घाम, तबेला, बेड़ा, कैड़ा, अड़गड़े, दुब्बा देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न भाषाओं के शब्द ग्रहण करके जातीय जीवन के विविध स्वरूपों का निराला ने निर्बाध चित्रित किया है, और काव्य भाषा में अभिनव प्रयोग करते हुए साधारण जन की अनुभूतियों को स्पंदित करने वाली सक्षम भाषा के निर्माण का निरंतर प्रयास किया। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने कुकुरमुत्ता की मूल संवेदना पर चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।